आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया है। तबलीगी जमात के जो विदेशी नागरिक हैं जो क्वारंटाइन में हैं उसको लेकर एक फ़ैसला आया है और उसके साथ ही 47 चार्जशीट अभी तक तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ दिल्ली पुलिस ने दाखिल कर दी हैं साकेत कोर्ट में। आज 12 फ्रेश चार्जशीट दाखिल की गई हैं। हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं तबलीगी जमात के वकील शाहिद अली एडवोकेट साहब। शाहिद साहब, क्या कहेंगे जिस तरह से 3 दिन से लगातार चार्जशीट दिल्ली पुलिस के जरिए दाखिल की जा रही हैं और 47 चार्जशीट अभी तक दाखिल की जा चुकी हैं? देखिए, पुलिस का जो काम है वो इन्वेस्टिगेशन करने का होता है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है और इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से की है, गलत तरीके से की है, वो ऑनरेबल कोर्ट में उसका तमाम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उस पर तमाम बहस होंगी और उसकी तमाम स्क्रूटनी होगी ऑनरेबल कोर्ट में, और वो चार्जशीट सही तरीके से फाइल हुई हैं तो केस चलेगा, और अगर चार्जशीट सही तरीके से फाइल नहीं हुई हैं या कोई जुर्म नहीं बनता है तो ये तमाम मुल्ज़िमान इंशाल्लाह डिस्चार्ज हो जाएंगे। जिस तरह से बार बार दिल्ली पुलिस ये कह रही है, हर चार्जशीट के अंदर तकरीबन 3 इल्ज़ामात ऐसे हैं जो लगाए जा रहे हैं जमायती के ऊपर कि धारा 144 का उल्लंघन किया गया, क्वारंटाइन सेंटर में जो रोल है क्वारंटाइन का उसका उल्लंघन किया गया, और उसके अलावा विदेशी वीज़ा नियम का उल्लंघन किया गया। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें ऐसा है कि बहुत साफ सी बात है। मैं इस जवाब को देने से पहले एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जिसके हाथ में भी कानून होता है, यानी कानूनी ताकत होती है या कानूनी मशीनरी होती है, वो उसका किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकता है। ये मिस्टर केजरीवाल साहब ने यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से एक FIR दर्ज करवाई, और वो दर्ज करवाने के बाद में तमाम ये सब चीज़ें आई, इसमें इन्वेस्टिगेशंस हुई। इन्वेस्टिगेशंस क्या हुई वो तो सामने आ जाएगा, लेकिन एक सवाल ये होता है कि जब इन्वेस्टिगेशंस या केस दर्ज करवाया गया तबलीगी जमात के ख़िलाफ़, तो फिर केस दर्ज क्यों नहीं करवाया गया जी टेलीविज़न के ख़िलाफ़? केस दर्ज क्यों नहीं करवाया गया पंजाब के अंदर जो श्रद्धालु आए, वहाँ भी बहुत सारे कोरोना वायरस एकदम से निकले, उनके खिलाफ? या जो लॉकडाउन के बावजूद मज़दूरों ने पलायन किया आपके आनंद विहार में बहुत ज़माने पहले, 2 महीने पहले बहुत लाखों की तादाद में मज़दूर इकट्ठा हो गए थे, तो तब क्या ये कानून नहीं टूट गए थे? तब भी सारे कानून तोड़े गए थे या टूट गए थे? तब क्यों नहीं कोई FIR हुई इंतज़ामिया के ख़िलाफ़? अभी बॉम्बे के अंदर जो मसला हुआ, सारे के सारे मज़दूर सड़कों पर आ गए, तब इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ क्यों नहीं मुकदमे दर्ज हुए? तो यहाँ पर जो पिक एंड चूज़ वाली बात है, बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, बहुत सारे मंदिरों की भी बात है, और तमाम जो दीगर धार्मिक स्थल हैं उनकी भी बात है, और तमाम मार्केट्स की बात है। शराब की दुकानें दिल्ली में खोली गई, वहाँ पर 144 का भी उल्लंघन हुआ, और जो लॉकडाउन के नियम हैं यानी डिस्टेंसिंग के, सोशल डिस्टेंसिंग के या फिजिकल डिस्टेंसिंग के, उनका भी उल्लंघन हुआ, वहाँ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ? दरअसल ये सारी की सारी जो चीज़ है ना, ये पिक एंड चूज़ वाली बात है कि यहाँ पर तबलीगी जमात को चूज़ कर लिया या पिक कर लिया। ये धार्मिक विद्वेष की भावना से है, ये धार्मिक विद्वेष की भावना से जो अरविंद केजरीवाल साहब ने चलाई, मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक पूरी मुहिम चलाई या तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ एक पूरी मुहिम चलाई, ये उसके तहत उस देश के तहत, उस भावना के तहत ये तमाम मुकदमे दर्ज हुए हैं। और देखिए, जब कोर्ट के अंदर ये मुकदमे आए हैं, 144 की बात हो या वीज़ा नियमों के उल्लंघन की बात हो या दूसरी चीज़ें हों, हमें पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है कि ऑनरेबल कोर्ट से इंशाल्लाह पाक साफ हो गए सब के सब निकलेंगे, क्योंकि हमारा मानना यह है किसी भी कानून को नहीं तोड़ा गया है, किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। जहाँ तक तबलीगी जमात की मरकज़ की बात है, मरकज़ में पूरे साल 365 दिन 24 आवर वहाँ पर लोग आते हैं, लोग जाते हैं, तो 144 के उल्लंघन की कोई मसला नहीं है। दूसरी चीज़ जो वीज़ा, देखिए शाहिद साहब, तकरीबन इसी तरह की धाराएं जो है देखने में आ रहा है कि हरियाणा में भी लगाई गई थी, लेकिन 52 जमातियों को छोड़ दिया गया है हरियाणा में कोर्ट के जरिए, और सिर्फ 1-1 हज़ार रुपये का उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है। धारा 188 का उल्लंघन उनके ऊपर बताया गया है, और 1-1 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाकर तमाम केसों में उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया, और ये कहा गया कि हरियाणा गवर्नमेंट उनको विदेश अपने कंट्री भेजने की व्यवस्था करे। तो क्या दिल्ली पुलिस में भी इस चीज़ का फ़ायदा दिल्ली में भी आपको मिल पाएगा कि हरियाणा में जिस तरह से कोर्ट का ये फैसला आया तो दिल्ली में उसका फ़ायदा आप उठा पाएंगे? मैं आपको बताऊं, हरियाणा की बात, फरीदाबाद में एक जमात थी, उस जमात के ख़िलाफ़ भी मुकदमे दर्ज कर दिए। उस जमात की एप्लीकेशन हमारी टीम ने, आज़म अली साहब ने वहाँ पर लगाई उनकी ज़मानत के लिए। तब ऑनरेबल कोर्ट ने ताज्जुब के साथ ये कहा कि आपने इन पर केस कैसे बना दिया, और उसमें जब ज़मानत की बात है तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि इसमें ऐसा है, ज़मानत करवाने के बाद तो इन लोगों को यहीं रुकना पड़ेगा, चूँकि विदेशी हैं, तो इसमें हम जितने भी दिन, इनको 3, 4, 5 दिन हो गए हैं,
इसी पर इनको अंडरगोन करके छोड़ देते हैं ताकि ये अपने अपने घर पहुंच सकें। और उसके बाद में उनको अंडरगोन पर छोड़ा गया और जो एम्बेसी है या जो भी डिपार्टमेंट फॉरेन डिपार्टमेंट में काम करता है लोगों को विदेश पहुंचाने के लिए, उसको डायरेक्शन दी गई, भारत सरकार को डायरेक्शन दी गई कि इन लोगों को अपने अपने घर तक पहुंचा कर आएँ। तो जब फरीदाबाद में एक चीज़ हो सकती है, कानून तो एक ही है ना पूरे हिंदुस्तान का, या हरियाणा में दूसरी जगह जो मेवात में हुआ है वहाँ पर एक ही चीज़ हो सकती है, दिल्ली में भी क्यों नहीं हो सकती वो चीज़? दिल्ली में वो हो सकती है। लेकिन दिल्ली में चूंकि जो सरकार है, दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार, ये धार्मिक विद्वेष के तहत काम कर रही है, ये धर्म के आधार पर काम कर रही है, इसलिए इन लोगों ने यहाँ पर ये नहीं किया। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम आपको जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहे हैं कि इंशाल्लाह कोर्ट से पाक साफ होकर निकलेंगे और जल्दी ही इन लोगों के जितने भी लोग हैं, जो विदेशी लोग यहाँ पर हमारे मुल्क में हैं, जो यहाँ पर आए तबलीग जमात में शामिल होने के लिए या किसी भी उनके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए या अपने आप को एज़ पर इस्लामिक कस्टम्स, एज़ पर इस्लामिक राइट्स अपने आप को तैयार करने के लिए, वो इंशाल्लाह सब के सब अपने ऑनरेबल कोर्ट से बाइज्जत बरी होंगे। उनको सबको इंशाल्लाह उनके घरों तक छुड़वाने का इंतजाम भारत सरकार के जरिए करवाया जाएगा। ऑनरेबल कोर्ट्स करवाएंगी इस चीज़ को। दिल्ली पुलिस के ऊपर कई तरह के सवालात खड़े हो रहे हैं, चाहे वो तबलीगी जमात का मामला हो, जिस तरह से इसको पेश किया जा रहा है, लगातार चार्जशीट दाखिल की जा रही है और 955 जमातियों को इसमें पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस की मंशा के ऊपर सवालात खड़े हो रहे हैं। सीए प्रोटेस्ट में जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई, जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान मुस्तफाबाद इलाके से लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन लोगों तक को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने अपनों को फसादात के अंदर, दंगों के अंदर खोया था। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के दबाव में, अमित शाह के दबाव में पुलिस काम कर रही है। देखिए, पुलिस की जहां तक बात है, पुलिस, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि राजनीतिक दबाव होते हैं और इसमें भी कोई शक की बात नहीं है कि अच्छी खासी गिरफ्तारियां राजनीतिक दबाव की वजह से हो रही हैं। लेकिन सारी गिरफ्तारियों को राजनीतिक दबाव के तहत बता दें, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि अगर राजनीतिक दबाव की वजह से गिरफ्तारियां नहीं हो रही होती तो शायद कपिल मिश्रा साहब के खिलाफ केस दर्ज हो जाता, उनकी भी गिरफ्तारी होती। अभय वर्मा जी के खिलाफ केस दर्ज हो जाता, उनकी भी गिरफ्तारी होती। जो आपके बीजेपी के दूसरे एमपी हैं जिन्होंने नारे लगाए पूरे हिंदुस्तान के अंदर, गोली मारो सालों को, परवेश वर्मा जी, उनके खिलाफ भी एफआईआर हो जाती, केस दर्ज होता, उनको भी जेल होती। तो राजनीतिक दबाव तो इसमें हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन सारी गिरफ्तारियां राजनीतिक दबाव से हो गई हों, ऐसा मैं नहीं मान सकता बीइंग एन एडवोकेट, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास में वीडियोस भी हैं। ये बात सही है कि राजनीतिक दबाव की वजह से बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है और बहुत सारे लोगों को गलत तरीके से भी गिरफ्तार किया जा रहा है। तो जिन लोगों को गलत तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है, हम उनसे एक बात कहते हैं कि आप बेफिक्र रहिए, ऑनरेबल कोर्ट्स हैं और कोर्ट्स में सच्चाई की जीत होती है। देखिए, हायरार्किकल सिस्टम है कोर्ट्स के अंदर, यानी पहले छोटी कोर्ट, फिर बड़ी कोर्ट, फिर और बड़ी कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। तो आपको यकीन रखिए इंसाफ मिलेगा, कहीं ना कहीं से जरूर मिलेगा। ये बात सही है कि इंसाफ मिला 10 साल बाद, 5 साल बाद, तो उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती है, क्योंकि जिन लोगों का वक्त जेल में गुजर जाएगा वो वक्त तो वापस नहीं आ सकता। तो यहाँ पर हमारी जो पूरी एक कोशिश रही, दिल्ली पुलिस से भी हमारी रिक्वेस्ट है और हमने पूरी तरह से कोशिश भी की, वो ये कि दिल्ली पुलिस इसके अंदर कोई भी इस तरह की चीज़ ना कर ले कि गलत लोगों की गिरफ्तारियां हो जाएं। और इसमें हम अच्छे खासे कामयाब भी हुए हैं। जो एक तरह से माहौल चला था, वो माहौल को रुका भी। 3, 4, 5, 10 गिरफ्तारियों के बाद वो चीज़ रुकी। शाही साहब, अब से थोड़ी देर पहले एक दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया है जिसमें यह कहा गया है कि जो जमाती हैं क्वारंटाइन सेंटर्स में, उनको 9 अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किया जाएगा। उसका सारा खर्चा, खाने का, उसके अलावा रहने का सारा खर्चा तबलीगी जमात को उठाना पड़ेगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ऐसा है, इसमें जो विदेशी लोग हैं, ये विदेशी लोगों में था 966 लोग विदेशी लोग दिल्ली में क्वारंटाइन सेंटर्स में बंद हैं। उनके नेगेटिव भी आगे रिपोर्ट, लेकिन चूंकि उन पर केसेस हैं, चाहे उनके पास वीज़ा उल्लंघन का मामला हो, दूसरे मामले हो। 5 अप्रैल को केजरीवाल साहब ने ऑर्डर किया था ये वाला भी, क्या इन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, इन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा, इन लोगों के खिलाफ केसेस हैं या इन लोगों ने ये वीज़ा नियमों का उल्लंघन किया है। तो इस पर तबलीगी जमात ने एक रिट पिटीशन फाइल की ऑनरेबल हाईकोर्ट के अंदर पिछले हफ्ते, जिसकी समाअत अभी 2 दिन पहले हुई थी। 2 दिन पहले समाअत में ये बात रखी गई थी कि इनको दिल्ली पुलिस ने या दिल्ली की सरकार ने इलीगल कस्टडी में रखा हुआ है, इनको नहीं रख सकते हैं। जब क्वारंटाइन का टाइम पूरा हो गया तो ऑनरेबल हाईकोर्ट में तजवीज़ दी गई थी कि तबलीगी जमात क्या इन्हें अपने पास रख सकती है, क्या तबलीगी जमात कोई जगह प्रोवाइड करने के लिए तैयार है, अपना खर्चा उठाने के लिए तैयार है। अगर ऐसा है तो हम इनको तबलीगी जमात की कस्टडी में सौंप देंगे
तबलीगी जमात इनको अपने खर्चे से अपनी जगहों पर रखे। तो उसके बाद में 2 दिन का टाइम दिया गया था, नहीं आज तक के लिए। फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट में आज उन जगहों की तजवीज़ की गई और इस बात को बताया गया। तो ये बात तबलीगी जमात ने खुद जिम्मेदारी ली है कि उनको अपने क्वारंटाइन सेंटर में रखेंगे हम और उनका खर्चा हम उठाएंगे। उसके अलावा ये भी पाबंदी लगाई गई है कि वो दिल्ली छोड़कर नहीं जा सकते। और किस तरह की पाबंदियां? बिल्कुल, जब तक देखिए शकील साहब, जब तक केस चल रहा है, जैसा बताया चार्जशीट फाइल हुई है, चार्जशीट फाइल होने के बाद में जब तक ऑनरेबल कोर्ट का कोई डिसीजन इस पर नहीं आ जाता, यानी कि चार्जेस क्वेश्चन नहीं हो जाते या उनको अंडरग्राउंड पर नहीं छोड़ दिया जाता, ये जो भी तस्वीर उसके लिए बनती है, जब तक तो वो हिंदुस्तान छोड़ के नहीं जा सकते। और चूंकि वो पुलिस की कस्टडी में थे या दिल्ली सरकार की कस्टडी में थे, अब वो कस्टडी चेंज कर दी है, कस्टडी तबलीगी जमात को दे दी है। तो वही शर्तें दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई हैं, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने, कि वो लोग हिंदुस्तान छोड़ के नहीं जा सकते और उसके अलावा कहीं और भी नहीं जा सकते। इसके अलावा जिस तरह से मीडिया ट्रायल चल रहा है उस पर बात करना चाहूँगा। अभी कल भी जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर चीज़ें सामने आई कि मौलाना साहब के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है, उनके बेटे का पासपोर्ट जब्त हो गया है, 5 लोगों का पासपोर्ट जब्त हुआ है और शिकंजा कानून का कसता चला जा रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, इन्वेस्टिगेशन की जो बात है, इन्वेस्टिगेशन पे डे फर्स्ट से लेकर के अभी तक हमने कुछ नहीं बोला है, क्योंकि हमारा मानना ये है हम कानून के आदमी हैं और कानून ये कहता है कि इन्वेस्टिगेशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में सारी चीज़ें ऑनरेबल कोर्ट के सामने आती हैं, ऑनरेबल कोर्ट के सामने जब आ जाएंगी तो हमारा काम शुरू होता है। दिल्ली पुलिस ने अगर इन्वेस्टिगेशन सही की है तो वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने होगा, गलत की है तो वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने होगा। लेकिन जिस तरह की चीज़ें मीडिया कर रही है, मीडिया तो सर डे फर्स्ट से, जब ये केस दर्ज हुआ था 30 मार्च को, आपको याद होगा केस दर्ज हुआ था बेलेबल ऑफेंसेस में, लेकिन मीडिया ने पहले दिन से ही करना शुरू कर दिया था, कहाँ है मौलाना साहब, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, भगोड़े हैं वो, और न जाने कितने खिताब से उनको नवाज दिया था, जबकि तमाम ऑफेंसेस बेलेबल थे। ये मीडिया ने जो ट्रायल किया, मीडिया ने जो बदतमीजियाँ की, ये कम्युनल मीडिया ने, उसके बाद में एक सेक्शन उसमें ऐड कर दिया कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का, कि ताकि ये नॉन बेलेबल बन जाए। वो नॉन बेलेबल बना, लेकिन पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए उन सबूतों की दरकार होती है जिन सबूतों की वजह से गिरफ्तारी को ऑनरेबल कोर्ट में जस्टिफाई कर सकें। चूंकि इनके पास कोई सबूत ऐसा नहीं है कि उनकी गिरफ्तारी को ऑनरेबल कोर्ट में जस्टिफाई किया जा सके, तो पुलिस किस तरह से गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन मीडिया, जो कम्युनल मीडिया है, उसका काम तो सिर्फ यही है कि किसी भी तरह दबाव बना करके उनको गिरफ्तार करवाएं। लेकिन यहाँ पर पुलिस का ये स्टेप बहुत कमेंडेबल है, तारीफ के योग्य है कि वो बिना गिरफ्तारी की वजहों के किसी को गिरफ्तार नहीं कर रही है। जिस तरह से मीडिया के जरिए बार बार कहा जा रहा है कि मौलाना साहब फरार हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मौलाना साहब फरार हैं? सर, मीडिया तो दिल्ली पुलिस नहीं है ना, मीडिया क्राइम ब्रांच भी नहीं है और मीडिया कोई कानूनी एजेंसी भी नहीं है। तो मीडिया, तो क्या दिल्ली पुलिस को मालूम है मौलाना साहब कहां पर है? मीडिया जितनी बदतमीजी कर रही है, ये सब कम्युनल हेट्रेड की वजह से है, कम्युनल इलविल की वजह से है। दिल्ली पुलिस को मौलाना साहब कोऑपरेट कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस को ज्वाइन कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की निगरानी में है, दिल्ली पुलिस के सामने है और मौलाना साहब दिल्ली में है, सबको पता है, दिल्ली पुलिस को भी पता है, मीडिया को भी पता है, हर आदमी जानता है। लेकिन उन्होंने चूंकि इस चीज़ को सनसनीखेज बनाना है, इस चीज़ से लोगों की भावनाओं को उन्होंने आहत करना है और दूसरे लोगों को उन्होंने, जो कम्युनल माइंडेड लोग हैं, उन लोगों को उन्होंने सुकून पहुंचाना है। तो इस करके ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। अदरवाइज जहाँ तक कानून की बात है, उसमें उनकी गिरफ्तारी की ज़रूरत होती तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया होता। क्योंकि उनकी गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। और मीडिया को इस चीज़ का सम्मान करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, जितने भी कानूनी एजेंसी हैं उनका। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा शाहिद साहब, जिस तरह से इस पूरे मामले में बार बार मौलाना साहब को भगोड़ा साबित करने की कोशिश की जाती है कि मौलाना साहब भगोड़े साबित हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद एक सवाल ये खड़ा होता है कि मौलाना साहब को मीडिया के सामने फर्स्ट डे आना चाहिए था या 2 दिन बाद आना चाहिए था, अपना एक पक्ष रखना चाहिए था मीडिया के सामने। जिस तरह से उनके ऑडियो वायरल किए गए, हालांकि कई ऑडियो ऐसे हैं जिनके बारे में खुद दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वो डॉटेड लगते हैं। उसके अलावा एक मुसलमानों का तबका भी ये कहता है कि मौलाना साहब को मीडिया के सामने आकर मीडिया ट्रायल का सामना करना चाहिए था। सर, मीडिया ट्रायल, मैंने आपसे वही बताया कि मीडिया, ख़ास तौर से जो कम्युनल मीडिया है या जो लोग कम्युनल माइंडेड लोग हैं जो ये कहते हैं कि मौलाना साहब को आना चाहिए, क्या ये लोग अब कानून को चलाएंगे? ये लोग सरकारी मशीनरी को चलाएंगे? एक तो चीज़ ये रही कि मौलाना साहब की अगर ज़रूरत है, मौलाना साहब भागे हुए नहीं हैं,
मौलाना साहब इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहे हैं, तमाम मीडिया ही मानती है ज्वाइन कर रहे हैं। उनके दिल्ली पुलिस के सवालों का जवाब दिया जा रहा है मौलाना साहब के द्वारा। मौलाना साहब के स्पोक्स पर्सन यानी कि हम खुद लगातार मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं। मौलाना साहब की तरफ से ऑनरेबल कोर्ट्स में तमाम पिटिशंस भी फाइल हो रही हैं। जैसे अभी एक पिटिशन का आपने खुद हवाला दिया कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर पिटिशन थी, इसका मैंने जवाब दिया। तो ये तमाम जो चीज़ें हो रही हैं, तो इसका मतलब ये मौलाना साहब कहीं फरार नहीं है, कहीं भागे हुए नहीं है। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का जवाब है कि मौलाना साहब मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे, सर इस्लाम में आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो कि माशाल्लाह खुद मुसलमान हैं, कि वीडियो या टेलीविज़न या जो फोटोग्राफ है वो मना है। और इस चीज़ को बहुत से लोग नहीं मानते हैं। जैसे आज हम भी आपके सामने मीडिया के ज़रिए बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इतने पाए के बुज़ुर्ग हैं अभी तक भी, और इस तरह से इस्लाम को फॉलो करते हैं जो सच्चा वाला इस्लाम है, कि उनके बिल्कुल रोए रोए में यानी रोम रोम में इस्लाम बसा हुआ है। कि आप उन लोगों को फोर्स करोगे साहब इस्लाम को आप मत मानिए, या इस्लाम के अब इस कमांडमेंट को मत मानिए, यह इस्लाम की कमांडमेंट है, आपने टेलीविज़न पर नहीं आना है, आपने फ़ोटो नहीं खिंचवाने हैं। वो इस्लाम के अगर इस कमांडमेंट को मान रहे हैं तो मेरा ख्याल है इस चीज़ को रेस्पेक्ट करनी चाहिए सबको, मीडिया को रेस्पेक्ट करनी चाहिए, और जो लोग उनको फोर्स करते हैं मीडिया के सामने आने के लिए, उनको भी इस चीज़ को रेस्पेक्ट करनी चाहिए। देखिए तबलीगी जमात के बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, बहुत बड़े बड़े उनके प्रोग्राम हुए जिसमें लाखों करोड़ों लोग शामिल हुए। क्या उस प्रोग्राम की किसी भी को वीडियो शूट हुई? क्या मौलाना साहब की कोई भी वीडियो, क्या कोई भी इस तरह की चीज़ आती है कि वीडियो के ज़रिए वो मैसेज दे रहे हो किसी को भी? आप पूरा एक इतिहास उठा के देखिए, मौलाना साहब का कोई भी वीडियो आप नहीं पाएंगे। बल्कि मरकज़ में भी अगर किसी ने कैमरा चला लिया, वीडियो बनाने की कोशिश की, तो उसको मना किया गया, उसको सख्ती से रोका गया। ये इसलिए कि इस्लाम की कमांडमेंट है कि आप वीडियो नहीं बनाएं, आप फोटो नहीं बनाएं। तो इस चीज़ को मौलाना साहब अगर पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं, जी शुक्रिया, तो इसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। जी शुक्रिया शाहिद अली साहब हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से हमारे साथ शाहिद अली साहब जुड़े हुए थे लाइव, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि जो चार्जशीट दाखिल की जा रही हैं साकेत कोर्ट में दिल्ली पुलिस के ज़रिए, वो उसके ऊपर जब बात आएगी कोर्ट में वो अपनी बात रखेंगे, और देखने वाली बात ये होगी कि क्या दिल्ली पुलिस के जो आरोप हैं वो कोर्ट में सिद्ध हो पाते हैं। हमारे न्यूज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।